अच्छी। तो अब हम बात ये करते हैं कि बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने पेज पे अपडेट की हैं और वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे, लेकिन मामला ये है कि हादसा इतना बड़ा है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा हादसा है। और यहाँ पर तुर्की में, यानी मैं हताई में था तो बताया गया कि तकरीबन 1 लाख लोग मलबे के नीचे हैं। और ये तो सिर्फ हताई की कहानी है, 10 शहरों में क्या हो रहा है और कई शहर तो सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह करे मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा, यानी हज़ारों में नहीं, इससे ऊपर शहादतें होंगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन शायद ये सदियों में होने वाले बड़े हादसों में से एक हादसा है। और मैं यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि 40 सेकंड 40 सेकंड्स लगे हैं और 40 सेकंड के अंदर जो बेघर वाले थे वो बेघर हो गए, जो मालदार थे वो समझे कि बग़ैर माल वाले हो गए, और जो जान वाले थे वो दुनिया से चले गए। 40 सेकंड्स में ज़िंदगी बदल गई। अब यकीन करें, मैंने कल रात शायद अपनी ज़िंदगी की एक मुश्किल तरीन रात वहाँ गुजारी है। इतनी ठंड थी और हम अपनी गाड़ी में थे, कुछ लोग बाहर आग जला के बैठे थे, कुछ गाड़ी में थे, और वो रात गुजारना मुश्किल हो गया था। अगर आप सोचें कि जिनकी कई रातें ऐसे गुजर रही हैं, और न जाने कितनी रातें ऐसे गुजरेंगी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इन्हें तो ये उम्मीद भी नहीं है कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो अब आप सोचें कि जिनके पास घर है उनको अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, असल में मैं एयरपोर्ट पे हूँ तो ज़्यादा ऊंचा बोल नहीं सकता क्योंकि आसपास लोग होते हैं, आप समझते हैं, तो थोड़ा सा अपने हेडफोन की अपनी आवाज़ को ठीक कर लीजिएगा। मेरा तो मैं बता रहा था कि 40 सेकंड्स में लाइफ चेंज हो गई। 40 सेकंड्स में मालदार कंगाल हो गए, घर वाले बेघर हो गए, हयात वाले दुनिया से चले गए। यकीन करें, ऐसे मनाजिर थे कि लोग कहते थे कि बिल्डिंग के अंदर मेरे बच्चे हैं, बिल्डिंग के अंदर मेरी वालिदा है, बिल्डिंग के अंदर मेरे रिश्तेदार हैं। एक बिल्डिंग में ऐसी गए जहाँ 32 अफराद मलबे के अंदर थे। अच्छा, मैंने तुर्किश कौम में एक और 2 चीज़ें बड़ी कमाल की देखी जो पहले कभी नहीं देखी थी, कि ये कौम बड़ी हिम्मत वाली कौम है। यानी इस तरह ये लोग निकल गए अपनी कौम की मदद करने के लिए। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ तो हादसा हो तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो यहाँ बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं अपने, मतलब रोडों पे इतना रश है उन एरियाज़ की तरफ जाने का कि जहाँ जाने के लिए कौन तैयार होगा ज़लज़ले वाले एरिया में, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। और मज़े की बात है, यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि उन ज़लज़ला ज़दगान एरिया से जो वापस आना चाहता है शहरों में, उनको फ़्लाइट फ्री कर दी गई, यानी फ्री एयरलाइन है सबके लिए जो उस इलाके से निकलना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट भरपूर काम कर रही है, यहाँ के लोग भरपूर साथ दे रहे हैं। और दूसरी बात जो मुझे सीखने को मिली कि यानी इतनी सारी शहादतों के बाद मैंने किसी को चीखे मारकर रोते हुए नहीं देखा, सीना पीटते हुए नहीं देखा, जिसको कहना कि वावेला मचाते हुए नहीं देखा। इतने सब्र वाले लोग हैं, खुद बताते थे मेरे बच्चे अंदर हैं, मेरी वालदा अंदर है, आप दुआ करें। नहीं, वो होता है कि यकीनन गम है उनको, लेकिन चीख कर रोना और फिर उसके बाद उल्टे सीधे कलमात कहना बिल्कुल नहीं। ऐसा दुआ करते थे, दुआ में शामिल हो जाते थे। हमारे यहाँ तो शिकवे, शिकायत, बाज़ औक़ात कुफरिया कलमात तक लोग बक देते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त बात देखने को मिली। और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सब नहीं कर पा रही। हमारे यहाँ तो अल्लाह ना करे किसी के यहाँ, हमारे यहाँ अल्लाह ना करे इस तरह हो जाए तो हमारी बिल्डिंग अगर मलबे को ना हटा रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग को हटा रहे हैं, तो लोग हंगामा शुरू कर देते हैं, जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। यहाँ लोग खुद आके बता रहे हैं कि 2 दिन तक, मुझे एक साहब मिले, उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची जो है वो मलबे के अंदर है, 17-18 साल की बच्ची है, और 2 दिन तक वो मुझे आवाज़ें देती रही, मैं आवाज़ें सुनता रहा। अब आज तीसरा दिन हो गया, उसकी आवाज़ें आना बंद हो गई हैं। मगर बेबसी का आलम ये है कि वो अपनी बच्ची को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब तक मलबा काटने वाली मशीन नहीं आएगी तो वो, मैंने कहा वजह क्या था, कहते कितनी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, कितनी मशीनें हैं हमारे पास। यानी इतनी सारी तुर्की में मशीनें होते हुए इतनी बिल्डिंग कोलैप्स है। कल आप एक वीडियो देखेंगे, मेरा ख्याल वीडियो बन जाएगी जो हमने आज बनाई है, तो आप हैरान हो जाएंगे। मतलब मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। तो ये सोच रहा था, या अल्लाह फिर क़यामत कैसी होगी। जो हम कुरान में पढ़ते हैं कि एक ऐसा ज़लज़ला आएगा, तो सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी पूरे शहर में ना लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। लोग रोडों पर हैं, आग जलाकर बैठे हुए हैं। खाना कोई दे जाएगा तो खाना खा लेंगे, कंबल दे जाएगा तो कंबल ओढ़ लेंगे। अनबिलीवेबल। ये मैं सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा डिज़ास्टर है। और ये दिनों का काम नहीं है, ये महीनों का काम भी नहीं है, सालों का काम है। अल्लाह इन बेचारों की गैब से मदद फरमाए। ये कहते हैं तुर्की 30 साल पीछे चला गया इस हादसे की बिना पर। और ये शायद अगर हम तुर्की, सीरिया और इस इलाके के तमाम लोगों का नुकसान मिलाए ना, तो शायद ये सदी का सबसे बड़ा हादसा होगा। तो बहरहाल एक तो आपको कुछ अपडेट्स देनी थी। मज़ीद इंशाल्लाह मैं जब आ जाऊँगा पाकिस्तान तो
मज़ीद इंशाल्लाह आपको कुछ बातें बताऊँगा। बहुत कुछ सीखा मैंने, अपने लिए भी बहुत कुछ सीखा है कि 40 सेकंड्स बदल गया सब कुछ। इतना कर्रो फर, इतना सामान, घर बार, गाड़ियाँ, सोना, पता नहीं क्या क्या हम जमा कर रहे होते हैं। चंद सेकंड के अंदर सब खत्म हो सकता है। कुछ भी नहीं है मेरा और आपका। अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक नज़ारा दिखाना है और सब कुछ चले जाना है। और ये भी सीखने को मिला कि हर दिन मौत की तैयारी के साथ सोना है। 4 बज के कुछ पर रात को ज़लज़ला आया और हज़ारों लोग सोते सोते ही दुनिया से चले गए। कहते ना, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह। अल्लाह करे कि मैं और आप ऐसे ही रोज़ तैयार रहें और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहें। 2 बातें करनी थी, मैं इसकी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह एक वीडियो अलग से भी जारी करूँगा। चूँकि मोहब्बत करने वाले सारी दुनिया में हैं, दुआएं देने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों के जहनों में सवालात भी हो जाते हैं, सवालात पैदा कर दिए जाते हैं। तो बड़े अजीब से 1-2 मैसेजेस मुझे आए कि जनाब तुर्की में काम कर रहे हैं तो सीरिया में क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या राज है? तो राज क्या होगा भाई, सीरिया वाले से बड़ा प्यार है हमें, लेकिन जहाँ पहले काम करना आसान होता है बंदा वहाँ पहले करता है ना। दावत इस्लामी तुर्की में रजिस्टर्ड है, हमारे 5 मराकज़ यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारा नेटवर्क मौजूद था तो फ़ौरन आ गए हम और यहाँ हमने काम शुरू कर दिया। सीरिया में इस तरह जाना आसान नहीं है, वहाँ वीज़ा नहीं मिलता, वहाँ जंग हो रही है, कई इलाकों में बड़ा बदअमनी है। तो बहरहाल तो उसमें कुछ वक्त लग रहा है, उसमें राब्ते ढूंढ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मुबल्लिग दावत इस्लामी वहाँ पहुँच चुके हैं जो मदनी हैं, आलिम दीन हैं, और उन्होंने आज से इंशाल्लाह काम शुरू कर देना है। और एक कैंप एरिया है, वहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रकम भेज दी और वहाँ भी इंशाल्लाह 1 आध दिन में काम शुरू हो जाएगा। असल में ज़लज़ले वाले एरियाज़ में ना एक और प्रॉब्लम पता क्या है, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता फिर, और करीब के शहरों से सामान पहुंचाना यहाँ आसान नहीं है। ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, ट्रांसपोर्ट मिलता नहीं है। हमारे साथ तो ऐसा अजीब वाक़या हुआ कि हम सामान लेकर गए तो गाड़ियाँ थी 2 साथ हमारे साथ सामान की, रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए। जो रास्ता 3 घंटे का था वो 10 घंटे में पूरा हुआ। वो गाड़ियों वाले हम पे नाराज़ हो रहे हैं, हालांकि हमारा कोई कसूर नहीं था, ट्रैफिक जाम था। तो इतना नाराज़ हुए कि हमने कहा सुबह बांटेंगे, रात 1 बज चुका है। वो नहीं माने और रात रोड पर सामान रख के चले गए। अब सर्दी की रात, एक गाड़ी हमारे पास, हम 9, 10, 11 अफराद थे और हमारा सामान रोड पर पड़ा हुआ था। मज़ीद तफसील आप उसकी वीडियोस देखेंगे तो इट्स नॉट वेरी इजी। मतलब हमारा वतन में तो बहुत आसान है, ट्रक भरा और चले गए। सर्दी इतनी है कि इतना आसान नहीं है। तो बहरहाल सीरिया में भी हमने काम शुरू कर दिया और इंशाल्लाह अगले 1-2 दिनों में आप इसकी तफसील देख लेंगे। और तुर्की में भी, हाँ, दूसरा एक सवाल ये आ रहा है जनाब कि आपने तो बहुत थोड़ा सा ही सामान अभी तक बांटा है, तो आप ज़्यादा सामान क्यों नहीं बांट रहे? तो प्यारे भाई, मैं सामान बांटने नहीं, मैं इस एरिया को देखने आया था। जब तक आप किसी जगह को देखते नहीं, अंदाज़ा नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़लज़ला ज़दगान के खैमों में गया, उन सबसे मिला, उनके बच्चों से मिला और उनसे सब कुछ पूछा कि आपको चाहिए क्या, गवर्नमेंट क्या दे रही है और क्या नहीं आपको मिल रहा, वो हम आपको दें ना। अब किसी के सर में दर्द है, मैं पैर की मालिश करके आ जाऊँ तो फ़ायदा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सब चीज़ें समझ ली हैं। तो इंशाल्लाह मैंने अपनी वीडियोज़ में कुछ रिकॉर्ड भी कर दिया है, मज़ीद इंशाल्लाह मैं तफसील आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप बहुत कुछ देखेंगे। हमने पाकिस्तान में तुर्किश एम्बेसी से रब्ता कर लिया है, लंदन की तुर्किश एम्बेसी से रब्ता कर लिया है, यहाँ तुर्की में इनके इदारों से रब्ता कर लिया है कि हम आपके साथ बड़ा काम करना चाहते हैं, आप हमें एक्सेस दें। लेकिन जब तक यहाँ की हुकूमत हमें एक्सेस नहीं देगी और हमारे साथ इस तरह का सिस्टम नहीं होगा कि हम पाकिस्तान से सामान भेज सकें आसानी के साथ, क्योंकि हमने टेंट्स के करोड़ों रुपए के टेंट्स के ऑर्डर दे दिए। पाकिस्तान में कंबल और गर्म कपड़ों की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान से तुर्की ट्रक में तो नहीं आएगा ना, जहाज़ में हमारे साथ वो कोलैबोरेशन हो जाए, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह में उम्मीद हो जाएगी। क्योंकि हमारी टीम ने, FGRF की टीम ने तुर्किश एम्बेसडर से कराची में मुलाकात कर ली है। आज मेरी लंदन में तुर्किश एम्बेसडर से कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए बात हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हमने की थी। तो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। इंशाल्लाह इसमें कुछ टाइम ज़रूर लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि इंशाल्लाह किस प्यारे अंदाज में FGRF यहाँ काम करेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी नेटवर्क है। बेशक बहुत सारी NGOs काम कर रही है, लेकिन अल्लाह का एहसान ये है कि शायद किसी के पास भी ऐसा नेटवर्क नहीं है। हमारे 5 फैज़ान मदीना तो तुर्की में मौजूद हैं, और कमाल की बात ये कि खुद हताई में जहाँ ये ज़लज़ला आया शदीद, वहाँ फैज़ान मदीना मौजूद है और फैज़ान मदीना भी हमारा डैमेज हो गया, यानी वो भी शहीद हो गया। उसकी वीडियोज़ भी आप देखेंगे। यानी हम तो खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमारी टीम वहाँ मौजूद ऑलरेडी थी, हताई में भी मौजूद हैं, गाजी अंतेब में भी मौजूद हैं, अदना में भी मौजूद हैं। जहाँ जहाँ ज़लज़ला है तकरीबन उन शहरों में हमारे लोग अपने पहले से मौजूद हैं। तो हमें बड़ा आसान है वहाँ के लोगों तक पहुँचना, कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े सिस्टमाइज वे में काम होगा, बट टेक टाइम, इसमें कुछ दिन ज़रूर लगेंगे। हमने परचेजिंग शुरू कर दी है, हमने पैकिंग शुरू करवा दी है। सब दुआ करें कि अल्लाह हमसे काम ले ले। ठीक है, फिर मैसेज आया कि दावत इस्लामी सीरिया में हेल्प कर रही है, तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से सुन लीजिएगा तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। एक ज़िंदगी का यादगार मगर बड़ा ही अफसोसनाक सफ़र है, शायद बहुत अरसे तक ये यादें रहेंगी जो मैंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं, मैंने मलबे के अंदर दबे हुए लोग देखे हैं। आपको पता है कि 2 दिन तक तो बच्चे, औरतें और मर्द हजरात मलबे के अंदर से अपने वीडियोस भेजते रहे।
اپنے میسیجز بھیجتے رہے کہ ہم اندر ہمیں نکالیں. اندر وہ ایسی جگہ پر تھے کہ نکل نہیں پا رہے تھے مگر موبائل کا ایکسیس تھا. لیکن 2 دن کے بعد وہ میسیج بھی بیٹری بھی ختم ہو گئی اور ہم لگتا ہے ان کی حیات بھی ختم ہو گئی. یہ ایسے افسوسناک واقعات ہیں اور بیٹھے بٹھائے سب چلا گیا. اللہ بس ہم سب کی جان و مال، عزت و آبرو، اہل اور اولاد کی حفاظت فرمائے. اور دعوت اسلامی کمال ہے کہ پہلے سے یہ سسٹم موجود تھا، اب اس کے کام کرنا آسان ہو گیا. آپ کی امداد بھی آ رہی ہے، آپ لوگ رابطے بھی کر رہے ہیں. ہم نے گورنمنٹ کو یہ بھی بتایا کہ دنیا بھر سے لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ہم والنٹیئر کے طور پہ آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے پوچھا ہے کہ آپ کو کس قسم کے لوگ چاہیے، ڈاکٹرز، انجینئرز، لیبر. ہم بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی اپیل جاری کریں گے، کیونکہ یہاں فل فلیش اس وقت امدادی کام جاری ہیں. خود بھی بہت بیزی ہیں یہ لوگ. ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگ ملبے تلے ہوں اور کروڑوں لوگ بے گھر ہوں تو اس حکومت کا کیا حال ہوگا. یہ وہ حکومت ہے، یہ وہ ملک ہے جو پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا یا سیلاب آیا تھا تو یہ امداد لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کی مدد کرتے ہیں. تو اب انشاءاللہ باری آئی ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ملائیں. بہرحال انشاءاللہ کل کراچی پہنچتا ہوں. کل ذہنی آزمائش کا سلسلہ بھی ہے لائیو، اس میں بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کریں گے. کچھ نئی ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اور اپڈیٹس بھی دیں گے انشاءاللہ. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ بات بھی کر دوں. بہت سارے لوگ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. سب کو وعلیکم السلام. اللہ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے. ہم سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. جو FGRF کے حوالے سے اپڈیٹس کی ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں، آپ اس کو خوب شیئر کریں تاکہ جتنے لوگوں تک پیغام پہنچے گا وہ ہیلپ کریں گے، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.